गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हरियाली तीज है। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करें, खूब झूला झूलें, लहरिया पहनें और क्या घेवर खाएं, जो भी बनता है जिसके यहाँ, ठीक है। और इसी हरियाली तीज पे आज मैं एक इतिहास की, भारत में जो मुस्लिम हिस्ट्री है उसी एक ऐसी महिला सुल्ताना के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो इतिहास में प्रसिद्ध रही है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, मुस्लिम हिस्ट्री में। और उसका नाम था रजिया सुल्तान। आप देखो, ऐसा नहीं कि भारतीय इतिहास में महिलाओं ने शासन नहीं संभाला हो। यदि डायरेक्ट वो सिंहासन पर नहीं बैठी हो तो संरक्षिका के रूप में उन्होंने कार्य किया। ऐसे बहुत से, रानी जिंदन आपको पंजाब में उदाहरण मिल जाएगा। आपने साउथ में मराठा हिस्ट्री पढ़ी है और इसमें भी आएगा भी आपके मराठा हिस्ट्री का, तो उसमें राजा राम की वाइफ थी ताराबाई। तो बड़ी धैर्य के साथ, बड़े पराक्रम के साथ और बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ इन लोगों ने अपनी शासन सत्ता को संभाला। रानी कर्मावती थी, तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन रजिया सुल्तान किस लिए इम्पोर्टेंट है और किस लिए प्रसिद्ध है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि मुसलमानों में जो दकियानूसी रूढ़िवादी परंपराएं रही हैं उसमें एक महिला का सुल्ताना बनना अपने आप में एक आश्चर्य था। अब आपको ये बताइए, देखो, सुल्ताना बनने से पहले डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसे भी फेस करनी पड़ी थी। तो रजिया सुल्तान कौन थी, पहले इसकी आपको जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दें, जानकारी दें। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नी थी, जो गुलाम वंश का दूसरा महत्वपूर्ण सुल्तान था। और उसने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर एक विशाल साम्राज्य गठित किया और उसको संगठित भी किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था, जिन योग्यताओं से इल्तुतमिश परिपूर्ण था, उन्हीं योग्यताओं का अभाव उसके उत्तराधिकारी पुत्र में था। जो उसका पुत्र योग्य था, यहाँ भी इल्तुतमिश का दुर्भाग्य था कि जो योग्य पुत्र था उसकी मृत्यु इल्तुतमिश के जीवन काल में हो चुकी थी। और उसका जो पुत्र जीवित था उनमें या तो अल्पवयस्क थे, जो सिंहासन प्राप्त करने के लिए उनकी उम्र अभी नहीं हुई थी, और जो युवा था उस पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। जो उसका जीवित पुत्र था और युवा था, युवावस्था में था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो बेहद अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। अब आप देखिए, ये पूरी सिचुएशन जो थी वो इल्तुतमिश को नज़र आ रही थी जब वो जीवित था। और इसी वजह से अपने जीवन काल में उसने जितने भी उसके तुर्क अमीर थे, उन लोगों को बैठा करके उनसे सलाह मशवरा करा और उसने इस चीज़ को पाया। और उन अमीरों को भी इस बात के लिए उसने एग्री किया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की कंपैरेटिवली यदि रजिया को वो अपना उत्तराधिकारी बनाए तो वो सल्तनत के लिए बेनिफिशियल होगा और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में, चूँकि नियम तो वही था, सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा पुत्र था या जो भी उसका उत्तराधिकारी उसने नियुक्त करा, उसको सुल्तान के पद पर बैठाया जाएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई जब 1236 ईस्वी में, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बन गया। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो पूरी तरह से अयोग्य था और
दूसरा कारण ये भी था कि जिन तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के सामने रजिया को उसका उत्तराधिकारी बनाना स्वीकार कर लिया था, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उन्हें ये बात गवारा नहीं हुई कि एक महिला उनके ऊपर शासन करे, और उन्होंने फट से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन वो विलासी था, अयोग्य था, और पूरा टाइम वो भोग विलास में डूबा रहता था। प्रशासनिक कार्यों से उसको कोई लेना देना नहीं था। अब स्थिति ये क्रिएट हो रही थी कि साम्राज्य में चारों तरफ अव्यवस्था और अशांति फैल गई थी। अब इस अशांति और अव्यवस्था को दूर करने के उद्देश्य से, क्योंकि घबराहट तो हुई सभी तुर्क अमीरों को भी कि इस तरह से यदि चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल होगा तो स्वाभाविक है सल्तनत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो इसी समय आप देखिए शाह तुर्कान थी जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मदर थी, माँ थी उसकी। तो शाह तुर्कान ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की उस अयोग्यता का लाभ उठाकर और पूर्व में उसके साथ जो व्यवहार किया गया था उसका प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से उसने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कई बार छोटे क्वेश्चन में आता भी है, तो आप लोग इसको थोड़ा तैयार करना। शाह तुर्कान कौन थी? शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी, लेकिन वो एक दासी थी। जैसे इल्तुतमिश के दरबार में अन्य दासियाँ थीं, उसी प्रकार से शाह तुर्कान भी एक दासी थी, लेकिन खूबसूरती थी उसमें, और उसी की खूबसूरती से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे अपनी बेगम बना लिया था, यानी उससे विवाह कर लिया था, अब बेगम का दर्जा उसको दे दिया था। लेकिन जो तुर्क अमीर थे, चूँकि वो पहले एक दासी थी, तो इसलिए वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और जिस समय वो दासी थी उस समय भी उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार वो लोग करते थे, बात बात पर उसका अपमान करते थे। और जो इल्तुतमिश की बाकी बेगमें थीं वो भी उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती थी। ये सारी बातें जो थीं वो शाह तुर्कान के दिमाग में बैठी थी। तो जब वो बेगम बनी तो उसका रुतबा बढ़ा, और अब इल्तुतमिश की मृत्यु हो चुकी थी और उसी का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका उत्तराधिकारी बना था। चूँकि वो विलासी था, अयोग्य था, इसलिए शाह तुर्कान ने सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर दी। और अभी वो समय भी था कि जब शाह तुर्कान अपने उस अपमान का, उस दुर्व्यवहार का प्रतिशोध ले सके जो उसके साथ तब किया गया था जब वो एक दासी थी। और इस स्वर्ण अवसर को उसने नहीं खोया, और वो सारे तुर्क अमीरों का, उसमें अधिकांश जो थे जिन्होंने उसका विरोध किया था, या तो उनको मरवा दिया या बंदी बना के जेल में डाल दिया। अब जब ये माहौल क्रिएट हुआ तो उस स्थिति में आप देखिएगा जो मुल्तान, हासी, बदायूं, ये जो महत्वपूर्ण सूबे थे सल्तनत के, इन सब में भी अव्यवस्था फैल गई और कई सारे तुर्क मुसलमानों की हत्या कर दी गई। पूरी तरफ अव्यवस्था फैल गई। अब दोबारा एक अवसर था रजिया सुल्तान के पास कि जब वो अवसर का लाभ उठाते हुए सिंहासन प्राप्त करें। शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार की नमाज अदा होनी थी, और जो तुर्क अमीर पहले जिन्होंने रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया था, अब वही तुर्क अमीर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये महसूस करने लगे थे कि शायद इल्तुतमिश का जो डिसीज़न था
दैट वाज एब्सोल्युटली राइट। और जब फ्राइडे की नमाज अदा की जा रही थी, उसी समय रजिया सुल्तान उपस्थित हुई और उसने उन सभी नमाजियों के सामने, तुर्क अमीरों के सामने, जो सुल्तान की अंतिम इच्छा थी उसका वास्ता दिया उन सभी को। और वर्तमान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, उन परिस्थितियों को याद में रखते हुए सुल्तान की इच्छा को याद दिलाया गया, जो उसकी अंतिम इच्छा थी इल्तुतमिश की, और स्वयं की सुल्ताना बनने की इच्छा को उसने जाहिर किया। क्योंकि माहौल भी कुछ ऐसा बन चुका था और ये जो तुर्क अमीर थे उन्हें अब इससे बेहतर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तो इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के उस निर्णय का स्वागत किया जिस निर्णय में उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इस प्रकार रजिया सुल्तान जो थी, अंततः वो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान हुई। ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन रजिया के बारे में, उसके सल्तनत में सिंहासन प्राप्त करने तक की एक शॉर्ट रूप में कहानी। अब देखो, वो सुल्ताना तो बन गई, सिंहासन प्राप्त कर लिया, लेकिन अनेक समस्याएं उसके सामने उपस्थित हुई। अब देखो, बहुत सारी परेशानियां होती हैं महिलाओं को। यदि हम बात करें मध्यकाल की, तो महिलाओं को वो दर्जा प्राप्त नहीं था जो प्राचीन काल में उन्हें जो सम्मान मिलता रहा है। फिर हम मुस्लिम समाज की बात करें, जहाँ आज भी बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं है। अब ऐसी स्थिति में रजिया के विरोधी होना स्वाभाविक था। बेशक कुछ तुर्क अमीरों ने उसे सिंहासन प्राप्ति में अपना सहयोग प्रदान किया था, लेकिन अब जैसे ही स्थितियां नॉर्मल हुई तो फिर वही उनकी उद्दंडता जो थी वो स्टार्ट हो गई। उनके द्वारा रजिया का विरोध जो था वो फिर से जागृत होने लगा। तो अनेक समस्याओं को रजिया को फेस करना पड़ा। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, रजिया सुल्तान की प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, पहला तो वही तुर्क अमीरों की समस्या आ जाएगी जिन्होंने उसका विरोध किया। फिर साम्राज्य में चारों तरफ अव्यवस्था थी, उसे व्यवस्थित करना। फिर सल्तनत को सुरक्षा प्रदान करना। मंगोल आक्रमण का खतरा वो रजिया के समय में भी बरकरार था। कुछ एक ये समस्याएं ऐसी थी जो ऑलमोस्ट आप सभी सुल्तानों के समय में स्टार्टिंग में देखेंगे, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब चूंकि वो एक योग्य महिला थी और किसी प्रकार से उसके शासनकाल में उसके गुणों में कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर बड़े श्लाघनीय गुणों का भंडार थी रजिया सुल्तान। और उसके संबंध में जो तत्कालीन इतिहासकार हैं मिन्हाज उस सिराज, उन्होंने लिखा भी है, आप इस कोटेशन को देख भी सकते हैं। वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों की आश्रयदाती, प्रजा शुभचिंतक और सैनिक गुण संपन्न तथा उन सभी
श्लाघनीय गुणों से परिपूर्ण थी, जो एक महान शासक के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर एक सफल, एक योग्य शासक में जिन योग्यताओं और गुणों का होना अनिवार्य है, वो सारी की सारी योग्यताएं, वो गुण रजिया सुल्तान में विद्यमान थे। लेकिन फिर भी जैसे हम आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आप देखेंगे फिर भी रजिया सुल्तान असफल रही, उसका पतन हो गया। और ऑल ओवर में यदि हम उसके कारण देखेंगे तो कारण थे उसका स्त्री होना, एक महिला होना। खैर वो बात की बात है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रजिया के पतन के कारण। अब ये जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान रजिया ने कैसे किया? तो सर्वप्रथम समाधान में आप लिखेंगे विरोधी अमीरों का दमन। विरोधी अमीरों का दमन, इसमें आप देखो अमीरों का जो उपद्रव है, अमीरों के जो षड्यंत्र है, अभी जैसा मैंने आपको बताया था, होल मुस्लिम हिस्ट्री आप उठा करके देखेंगे, इवन मुगल पीरियड ऑल्सो, लेटर मुगल पीरियड, तो दरबार की गुटबंदियाँ, षड्यंत्र, ये सब राजनीति का महत्वपूर्ण भाग बन चुके थे। अब ये षड्यंत्र या गुटबंदियाँ, ये सब कब कामयाब होते थे? जब शासक कमज़ोर होता था, निर्बल होता था, उसमें योग्यता का अभाव होता था। उस कंडीशन में ये सारे षड्यंत्र कामयाब हो जाते थे, अदरवाइज वो निष्फल हो जाते थे। तो पहले पॉइंट में आप लिखेंगे कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से लेकर बलबन के, जो गुलाम वंश का महत्वपूर्ण सुल्तान है, मैंने आपको कहा भी था, रजिया के बाद हम डायरेक्ट उसी को करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बलबन के सिंहासन रोहण तक दिल्ली सल्तनत का इतिहास सर्वोच्च सत्ता को हस्तगत करने के लिए ताज और अमीरों के आपसी संघर्ष की कहानी है। मतलब ये षड्यंत्र और संघर्ष निरंतर चलने वाला दौर था, जो बलबन के समय तक रहा। अभी जैसा आपको मैंने बताया था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ गया था, लेकिन वो भोग विलास में डूब गया। शाह तुर्कान ने उसकी सत्ता संभाली, चारों तरफ अशांति, अव्यवस्था फैल गई। तो ऐसी स्थिति में जो तुर्क अमीर थे, वो भी धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे और सबने अपने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। और उन अव्यवस्थाओं के कारण ही उन्होंने फिर रजिया को सुल्तान बनना भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी सत्ता को एक्सेप्ट करना अपने स्वाभिमान के विरुद्ध माना और वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी करने लगे। और आप देखो स्थितियाँ ये थी कि रजिया की वो पूर्ण उपेक्षा करने लगे। किसी तरह से वो रजिया को हटाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा, दिल्ली के आसपास आकर के अपने डेरे जमाने शुरू कर दिए और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की तैयारी करने लगे कि किसी तरह से रजिया एक बार दिल्ली के बाहर आ जाए, फिर हम रजिया को समाप्त कर देंगे। सैनिक छावनियाँ बना रहे थे राजधानी के पास ही, और ये पूरी जानकारी जो थी वो रजिया को प्राप्त हो चुकी थी। जैसा मिन्हाज ने लिखा है वो अक्षरशः सही सिद्ध होता है। जब रजिया को इन सब की जानकारी मिली तो रजिया ने इन सभी पर अचानक आक्रमण कर दिया और कुछ एक जो महत्वपूर्ण तुर्क अमीर थे उसको उन्होंने अपने साथ मिला लिया और उनके शिविरों में ये अफवाह फैला दी। जैसे जुनैदी है जो आपके बदायूं, हांसी और मुल्तान का सूबेदार था, इनको अपने पक्ष में मिला लिया और शिविरों में ये खबर फैला दी
कि बहुत से तुर्क अमीर रजिया के पक्ष में चले गए। अब ये उसकी सूझबूझ का ही परिचायक था। आप देखिए, जब इस तरह की अफवाह फैलाई गई, इस तरह की सूचना शिविर में पहुंचाई गई, तो बहुत से ऐसे तुर्क अमीर थे जो भयभीत हो गए और वो शिविर छोड़ करके फिर भागने लगे अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियां लेकर। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सूचना जो है वो पूरी तरह गलत थी। रजिया ने कूटनीति से भी काम लिया। उसने कुछ तुर्क अमीरों को लालच देकर के अपने पक्ष में कर भी लिया था, लेकिन फिर भी घटना को सुनकर, इस सूचना को सुनकर के तुर्क अमीर भागने लगे। तो रजिया ने उन भागते हुए अमीरों और उनकी सेना पर अचानक धावा बोलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, कईयों को बंदी बना लिया। तो इस प्रकार से जो तुर्क अमीर अभी तक उसके विरुद्ध हो रहे थे, उनमें से महत्वपूर्ण को अपने पक्ष में बुला लिया और बाकी का वध करके उसने अपने विरोधी तुर्क अमीरों का सदैव के लिए दमन कर दिया। निश्चित रूप से ये पूरी बात जो है, ये पूरा घटनाक्रम जो है, वो रजिया के सूझबूझ, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी दूरदर्शिता का परिचायक माना जा सकता है। अब इसमें आप देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तुर्क अमीर भी थे। रजिया जानती थी कि ये जितने भी तुर्क अमीर हैं किसी के सगे नहीं हैं, आपस में फूट है उनमें, और इसी की जानकारी जब उसे प्राप्त हुई तो उसने इसका लाभ उठाया था। अब देखिए, कुछ ये आपको याद रखने हैं तुर्क अमीरों के नाम। इसमें आप लिखिएगा, जैसे ही रजिया को तुर्क अमीरों की आपसी फूट का पता चला तो इसका पूरा लाभ रजिया द्वारा उठाया गया। अतः उसने बदायूं के सूबेदार मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सालारी, मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सालारी और मुल्तान के सूबेदार इज्जुद्दीन कबीर खां एयाज, इज्जुद्दीन कबीर खां एयाज को अपनी तरफ मिला लिया, अपनी तरफ मिला लिया। उसके द्वारा झांसी के सूबेदार मलिक सैफुद्दीन ऊंची को बंदी बना लिया गया और कबीर खां जुनैदी सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग गया। इस प्रकार अपने प्रबल विरोधियों का रजिया द्वारा दमन कर दिया गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे नवीन नियुक्तियां। देखो, आपको याद होगा इल्तुतमिश का भी जब विरोध हुआ था तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए उसने तुर्कान चिहलगानी का गठन किया था। उसी प्रकार से रजिया, क्योंकि उसके संरक्षण में पली बड़ी हुई थी, तो रजिया के द्वारा भी कुछ इस तरह के ही कदम उठाए गए। उसने उन लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जो उसके फेवर के थे, और जितने प्रशासन में महत्वपूर्ण पद थे उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर रजिया ने अपने विश्वास पात्र लोगों को नियुक्त किया। अब इनमें से महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन सी थी वो आप लिख सकते हैं। लिखिएगा, रजिया द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त किया गया और उसने
गैर तुर्क लोगों की नियुक्तियां भी की, गैर तुर्क लोगों की नियुक्तियां भी की। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां थीं ख्वाजा मुहाबुद्दीन को वज़ीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का अध्यक्ष, मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां अयाज को लाहौर का सूबेदार, इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया को भटिंडा का सूबेदार, एतगीन को अमीर-ए-हाजिब और मलिक जमालुद्दीन याकूब, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, एक हबशी था। जब हम इसके पतन के कारण पढ़ेंगे तब उसमें आपको मैं डिटेल बता दूंगी कि अमीर शिकार अमीर याकूब के पद पर इसको नियुक्त किया गया था और रजिया इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित थी, जिसका अमीरों ने विरोध किया था। तो ये जो याकूब था एक हबशी था, उसको अमीर-ए-आखूर के पद पर नियुक्त किया। गैर तुर्क था, उसने तुर्कों के साथ साथ गैर तुर्कों की नियुक्ति भी की थी। और कुछ समय बाद जब सेनाध्यक्ष की मृत्यु हो गई थी तो मलिक कुतुबुद्दीन को नायब-ए-लश्कर के पद पर नियुक्त किया गया था। अब इसके बाद रजिया के समय की महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित हुई थी वो और रजिया के पतन के कारण हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ओके।